यूजर्स हैं नो, वेलकम टू एस्पेरेंसा। पिछले वीडियो में हमने जो हलाइट रिएक्शन और केल्विन साइकिल उनको डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हम इस वीडियो में जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो एनारोबिक रिएक्शंस हैं। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनारोबिक और जो एरोबिक रिएक्शंस हैं हमारे पास रेस्पिरेशन हैं वो किस तरह से डिफर करती हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और डिटेल में देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो हम देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या और इसमें किस तरह से जो सेल्स हैं अपनी एनर्जी की नीड पूरी करते हैं। पिछले जो वीडियो लेक्चर्स में हमने लाइट रिएक्शन और केल्विन साइकिल पढ़ा, वो सारे साइकिल्स किस कंपाउंड को बनाने के लिए थे। वो सारी जो हमारे पास साइकिल्स आ रहे थे वो उसका एंड प्रोडक्ट था हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बन गया, लेकिन वो हमारा क्या है, एक एनर्जी का कंपाउंड जिससे हमने एनर्जी लेनी है। अब उस कंपाउंड बन गया, अब उसे हमने एनर्जी किस तरह से लेनी, किन प्रोसेसेस से वो होगी, उसको हम हमारे पास एक कम्प्लेक्स एक सीरीज होती है जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन के प्रोसेस भी होते हैं, रिडक्शन भी होती है। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, और किस तरह से हम उसे एनर्जी की नीड्स पूरी करेंगे, उस सारे को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके अलावा फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो इसकी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमने ब्रेक डाउन होना है, एनर्जी लेनी है, अदर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी बेसिस पे हम जैसे दो टाइप्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वन इज द एरोबिक एंड अदर इज द एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ग्लूकोज जिससे हमने एनर्जी लेनी है, वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ब्रेक डाउन होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन ना हो, फिर भी वो जो कंपाउंड है उससे हम एनर्जी ले सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसको हम एनारोबिकली डिस्कस करते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर वो किन किन प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकता है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर ग्लूकोज किस तरह से कन्वर्ट होके अपने जो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेफिनेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक क्या होता है, इन दी एब्सेंस ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे आपने एनर्जी लेनी है वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, इस वजह से जो इनिशियल ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की एरोबिक और एनारोबिक में वो थ्रू ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, क्योंकि जब किसी ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होती है तो ग्लाइकोलिसिस इनटू द पायरोवेट। ठीक है, अब उस पायरोवेट ने क्या करना है, आगे एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है या एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कौन से एंड प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, उनको आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम मेनली डिफरेंस देखते हैं कि जिस तरह हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमने शुरू में देखा कि एरोबिक और एनारोबिक में जो हमारे पास है जो सेम पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस का है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना इनटू पायरुवेट। ठीक है, जिसे हम आगे एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हम इसका लेक्चर देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस को पूरा स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बस देखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस जो पायरुवेट बनता है वो क्या करता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, और वहाँ से हमें फिर क्या, हम अगर देखें ओवरऑल जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, वाटर और एटीपी। मेन जो मकसद है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी हासिल करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटीपी हमें मिल रही है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास 2800, ठीक है, हमारे पास किलो जूल, ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट थोड़ी 7 से भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास एटीपीज हैं, जो मेन एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। इस वजह से जो यूकेरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे 36 एटीपीज के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में देखें तो 38 एटीपीज होती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पायरुवेट है वो जब ब्रेक होता है तो वहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास वाटर है, इस तरह के मॉलिक्यूल, बल्कि जो मेनली एनारोबिक होती है वहाँ पे लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाले इस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम देखेंगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, दूसरी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एनारोबिक में जो मेन बात है वो क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी हो रही होती है रिलीज, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द एरोबिक। ठीक है, अगर इसे मैं जॉल्स में देखें तो हमारे पास 118 किलो जॉल अप्रॉक्सीमेट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। यूकेरियोट्स में देखें तो हमारे पास कितनी है, 36, और प्रोकैरियोट्स में देखें तो हमारे पास है 38। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास तो क्या है कि जो कार्बन
जो ग्लूकोज है वो थ्रू द ग्लाइकोलिसिस उसने पायरोवेट करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास मेन है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना है इनटू द पायरोवेट, तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए दो स्पॉट्स, दो प्लेसेस का होना जरूरी है। एक ग्लाइकोलिसिस के लिए साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में हो जाता है, और जो मेन प्रोसेस है हमारे पास जो आगे हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल्स और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो हमारे पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए दो जो हमारे पास पोर्स प्लेसेस हैं वो हमारे पास क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, उसके अलावा फिर हमारे पास क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किस तरह से जो हमारे पास पायरुवेट बना और फिर उस पायरुवेट से आपने अपनी सारी जो एनर्जी की नीड्स है वो पूरी करनी है, और किस तरह से एटीपी जनरेट होती है, ये पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और हमारे पास क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इन सब की एनर्जी मिला के जो एक इनका मेन मकसद है इन सारे प्रोसेस का, वो हमारे पास क्या है, एटीपी की जनरेशन, ठीक है। तो इस वजह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो यहाँ पे एटीपी की जनरेशन सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हमने देखा कि यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो 36 एटीपी होते हैं, तो 36 एटीपी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ हम क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस या किसी एक साइकिल की बात नहीं करें, बल्कि पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें जिसके अंदर ये सारे साइकिल्स आते हैं, और सब की जो एनर्जी है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो क्या है हमारे पास एटीपी की जनरेशन जो सबसे ज़्यादा हो रही थी, ताकि आपकी बॉडी में लिविंग सेल्स को जो भी एनर्जी की नीड है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो अपनी क्या कर सके, अपनी पूरी नीड्स को पूरी कर सके। हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की जो हमारे पास साइकिल, जिससे हमने ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को देखा, इनको जो हम मेन स्टडी करेंगे इस प्रोसेस में, किस तरह से जो पायरुवेट है वो आगे कन्वर्ट होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करते जाते हैं इनकी टाइप, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी टाइप्स का ब्रॉडली हम उसको करते हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब है कि यहाँ पे किसी ये इन ऑर्गेनिजम्स में होता है कि जिनको मतलब कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्रोटिस्ट हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स, फंजीज और फ्लैटवर्म, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी रेस्पिरेशन के लिए उनके पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, लंग्स है, दूसरे एनिमल्स हैं उनमें अपने ही अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। दूसरे हम टाइप्स की बात करें वो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या है कि जो रेस्पिरेशन होती है वो डायरेक्ट आपकी नहीं हो रही थी, बल्कि इनके लिए कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सर्विसेज चाहिए होता है, जिसमें हम अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जिनमें हमारे पास स्किन है, बक्कल फेरेंजियल लाइनिंग है, और हमारे पास क्या है, लंग्स है। जिस तरह यहाँ पर फ्रॉग की बात करें तो जो फ्रॉग है उसके अंदर जब हम देखते हैं कि फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेटरी है जो हो रहा होता है प्रोसेस, जो एक्सचेंज हो रही होती है गैसेस की, उसमें उसकी स्किन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके अंदर कुछ लंग्स भी होते हैं और उसकी जो माउथ की इंटरनल कैविटी होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम फ्रॉग की देखें तो उसके पास हमारे पास क्या है कि 3 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। उसके बाद अगर हम फिश देखें तो फिश में क्या होता है कि इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू इनकी जो गैसेस की एक्सचेंज है वो होती है। लेकिन फ्रॉग हमारे पास क्या है, स्किन भी है, स्किन के थ्रू भी करता है, लंग्स के थ्रू भी करता है, और जो माउथ कैविटी है उसके थ्रू करता है। इस वजह से हम जो रेस्पिरेशन उसको ब्रॉडली ना 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, ठीक है, जिसके थ्रू गैसेस की एक्सचेंज होनी है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें ना ही किसी ब्लड की ज़रूरत होती है और ना ही किसी और ऑर्गन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास कुछ बैक्टीरिया, हमारे पास प्रोटिस्ट और कुछ फ्लैटवर्म की स्पीशीज़ हैं। हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया है, आर्किया, और कुछ हमारे पास सर्टेन यूकेरियोटिक की स्पीशीज़ भी हैं जो क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो अल्टरनेटिव हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि उनका जो हम शुरू में यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं हमारे पास वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं यूज़ होती, बल्कि उसकी जगह हमारे पास क्या है, कुछ नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फेट यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
स्टार्टिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि नाइट्रेट, सल्फेट और क्या होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो सकता है। और हम देख चुके जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लेस एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। इन हम टाइप्स की बात करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो बनते हैं हमारे पास पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है हम बात करते हैं जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कि आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइज की है, वॉकिंग की है, जॉगिंग की है, ज़्यादा से आपने वॉक किया तो आपको क्या होता है कि आपकी बॉडी को जो नॉर्मली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहाँ पे इतना एफिशिएंट नहीं होते कि उसकी सारी एनर्जी की नीड्स को पूरी कर सके। तो वहाँ पे बॉडी क्या करती है कि एनारोबिक जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती तो वहाँ पे एनारोबिकली क्या करता है, एनारोबिकली रेस्पिरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से जो आपका ग्लूकोज है वो क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन करने की बजाय एनारोबिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में। ठीक है, लैक्टेट में क्या होता है जब कन्वर्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी में इस तरह से क्रिस्टल्स से बन जाते हैं। ठीक है, अब जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि जब एनारोबिकली ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही होती है, लैक्टेट बनाती रहती है, तो वो जितने टाइम पीरियड के लिए होता है तो वो लैक्टेट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट करता रहता है। वो जितना एक्यूमुलेट करता रहेगा आपकी बॉडी में क्रिस्टल्स बनते रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है तो वो क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, जो लैक्टेट है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो फिर वो आपके क्रिस्टल्स भी क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर आपकी बॉडी दोबारा से एरोबिकली क्या करती है, ग्लूकोज से अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करनी स्टार्ट कर देती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी क्यों करती है, क्योंकि जब एनर्जी की जो नीड्स हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी कर रही थी, लेकिन जब जिस तरह से ऑक्सीजन क्या होगी कि उसका लेवल कम हो गया तब एरोबिकली तो एनर्जी की नीड्स पूरी नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे आपकी बॉडी फिर क्या करती है, एनारोबिकली एनर्जी की नीड्स पूरी करती है और क्या करता है कि जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टेट। तो एक जो हमारे पास है लैक्टेट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो पहले हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखें तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप होता है जिसमें ग्लाइकोलिसिस से कन्वर्ट होता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट से फिर हमारे पास रिडक्शन होती है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, दरमियान में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, फिर इससे हमारे पास दोबारा से NADH है उससे रिडक्शन होती है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टेट। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास है कि एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, तो इसमें हम थ्रू द प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का जिसमें पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक होगा। उसके बाद पायरुवेट पे इसके बाद डिपेंड करता है कि जो ऑक्सीजन है वो आपके पास है या ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन अगर है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा कि वो एनारोबिकली कन्वर्ट होना शुरू कर देगा इनटू लैक्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, NADH की रीजनरेशन होगी। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरी हमारे पास टाइप है जो वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो ये कहाँ होती है, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है यीस्ट में, बैक्टीरिया में और कुछ फंजाई स्पीशीज में। ठीक है, और इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो ग्लाइकोलिसिस, ये वाला प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो या तो वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू लैक्टेट। ठीक है, या फिर हो सकता है एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल में। ठीक है, यहाँ पे एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो एथेनॉल की प्रोडक्शन हुई है इसकी हमें क्या ज़रूरत है, ये कहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली आप जब प्रोसेस देखते हैं कि आप किसी आटे में खमीर अगर आप ऐड कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ देर के लिए आप उसे रख दें साइड पे, तो क्या होता है कि वो उसकी जो डो होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, फ्लफी सी हो जाती है और राइज कर जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो ग्लूकोज है, वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है फ्लोर के अंदर, उन्होंने उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसकी वजह से वो राइस हो जाता है और जो अल्कोहल बनती है वहाँ पे जो फर्मेंटेशन हो रही होती है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, उससे वो क्या हो जाती है, आपकी सॉफ्ट और थोड़ी फ्लफी सी फ्लोर हो जाती है। ठीक है, और इसका अगर हम रोल की बात करें तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसका हमारा काफ़ी सारे रोल है। अगर हम देखें जिस तरह से हम वाइन, स्पिरिट्स, बियर वगैरह बनाने में भी इस तरह यूज़ होता है, और जो यीस्ट होती है वो जो हमारे पास शुगर होती है किसी फ्रूट्स में या ग्रेन्स में उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, फ्लोर की जिस तरह आप यीस्ट ऐड करते हैं तो वहाँ पे उसकी जो राइस होती है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है उसकी वजह से जो डो है वो आपकी राइस हो जाती है, और वहाँ पे जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है उसकी वजह से आपकी जो डो है वो क्या हो जाती है, फ्लफी हो जाती है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें जो अल्कोहल फर्मेंटेशन की, तो इसकी इंडस्ट्रियल लेवल पे भी है, जिस तरह से बायोफ्यूल है एथेनॉल,
तो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एक अल्टरनेटिव हम फ्यूल की जब बात करते हैं तो वो एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ हो सकता है इन मैनी व्हीकल। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में देखा, और जो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं और किस तरह से जो ग्लूकोज है उसे अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करनी है, और वो डिपेंड करता है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कौन सा प्रोसेस चलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो किस तरह से उसने ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है एनारोबिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो डिस्कस करेंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस है, जिनमें हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना है। एनारोबिकली तो हमने देख लिया जो ग्लूकोज है वो लैक्टेट बनाता है, या फिर हमारे पास क्या बनाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है।